हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया के विषय में होगी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे भारत में बजट निर्माण बजट की तैयारी से शुरू होता है और संसद की स्वीकृति के साथ बजट का क्रियान्वयन संभव हो पाता है। यानी बजट निर्माण प्रक्रिया के जो 3 चरण हैं, उनमें से 2 चरणों के विषय में हमने डिस्कस किया था। एक तो बजट तैयार कैसे किया जाता है। बजट की तैयारी आपने देखा कि बजट सेशन शुरू होने से 8-9 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, जब वित्त मंत्रालय के द्वारा विभिन्न विभागों से डिमांड मांगी जाती है कि आगामी वर्ष में आपके खर्च किन-किन मदों पर होंगे और हर विभाग मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय के पास वो सारी डिमांड्स आ जाती हैं और फिर वित्त मंत्रालय की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सभी मांगों को समेकित करके बजट के रूप में संसद में उन्हें प्रस्तुत करे। तो संसद द्वारा स्वीकृति बजट निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और बजट के माध्यम से जो धन आवंटित किया जाता है खर्च के लिए, वो धन सार्वजनिक धन होता है। इसलिए उस सार्वजनिक धन पर जनप्रतिनिधियों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए और इसी नियंत्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसद की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति में के साथ बजट को स्वीकार करती है। वित्त मंत्री बजट पेश करता है और उसके साथ ही वो बजट भाषण भी देता है। और आप सब इस बात से भी वाकिफ हैं कि कैसे बजट निर्माण की जो प्रक्रिया, यानी संसद में पेश करने से पूर्व एक हलवा सेरेमनी होती है। यानी वित्त मंत्रालय के सभी सदस्य और जो लोग भी बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो बजट पेश होने के 1-2 दिन पहले वहीं पर रुकते हैं, वहीं पर खाना पीना करते हैं। हलवे के माध्यम से बजट की शुरुआत होती है और इसका पर्पस ये है कि बजट के प्रावधान संसद में प्रस्तुत होने से पहले किसी भी तरीके से लीक ना हो। तो इस सेरेमनी का आयोजन इसीलिए किया जाता है जब लोकसभा में बजट पेश कर दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा ही वो सदन है जहां पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। राज्यसभा में भी जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन बेसिकली राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और अप्रत्यक्ष ढंग से चुनकर जाते हैं वहां पर प्रतिनिधि। इसीलिए बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में पेश होने के बाद टेबल पर जब वो रख दिया जाता है स्पीकर की टेबल पर, तो उसके बाद उस पर सामान्य चर्चा शुरू होती है। बजट पर सामान्य चर्चा उस दिन भी हो सकती है और बजट सत्र के अगले दिनों में भी हो सकती है। यानी सामान्य चर्चा के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, वो चलती रहती है। और इस चर्चा में सबसे पहले अनुदान की मांगों पर चर्चा मदवार की जाती है। यानी जितने भी सरकार के विभाग हैं, उनके जितने भी खर्च के मद हैं, उन सभी मदों पर क्रमवार विचार विमर्श किया जाता है। संसद हर मद पर चर्चा करती है और चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करती है कि विभिन्न मदों के लिए जो धन की डिमांड की गई है, मांग की गई है बजट के माध्यम से, उनका औचित्य क्या है और इन मांगों का क्या प्रभाव पड़ेगा सार्वजनिक कोष पर और कैसे इन मांगों को इस तरीके से समायोजित किया जाए, समेकित किया जाए कि मितव्ययितापूर्ण ढंग से सरकारी धन का खर्च किया जा सके, उसके दुरुपयोग को रोका जा सके और वांछित आवश्यकता के अनुसार धन का
आवंटन भी हो सके, ताकि सरकारी कार्यों को करने में किसी तरह का व्यवधान सामने ना आने पाए, पैसे की कमी की वजह से कोई योजना बाधित न होने पाए। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संसद बजट पर विचार विमर्श करती है, सामान्य चर्चा करती है, और इस चर्चा का अंत होता है अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ। हर मद पर मतदान होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी संसद को इस बात का अधिकार है कि वो हर मद पर मतदान करे, और मतदान के माध्यम से जब बहुमत से वो इन मांगों को स्वीकार कर लेती है, तभी सरकार को सरकारी खजाने से एक भी रुपया खर्च करने की इजाजत मिलती। अब चूंकि संसद बजट की हर अनुदान की मांग पर व्यापक और विस्तृत चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि समय सीमा होती है, और साथ ही संसद सदस्यों के सामने ज्ञान की भी सीमा होती है। यानी हर सदस्य इतनी योग्यता, इतना ज्ञान नहीं रखता कि वो बजट के हर टेक्निकल बिंदु पर विचार विमर्श कर सके, गहन तरीके से उस पर चर्चा कर सके। इस सीमा को ध्यान में रखते हुए भारत में संसद की स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है। यानी संसद के कुछ सदस्यों को ही बजट पर गहन चर्चा का अधिकार दिया गया है, उन्हें कुछ स्थायी समितियों का सदस्य बनाकर। अमूमन स्थायी समितियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन 17 समितियां मुख्य रूप से हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, और इन समितियों का जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष ज्यादातर समितियों की स्थिति में लोकसभा का मेंबर होता है, और कुछ समितियों का अध्यक्ष राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। तो ये समितियां विस्तार से चर्चा करती हैं, और इस चर्चा के दौरान संबंधित विभाग के लोक सेवक को भी बुलाती हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगती हैं, उनसे व्यापक ब्यौरा मांगती हैं, उन अनुदान मांगों के संबंध में उनका औचित्य जानने की कोशिश करती हैं जो बजट के द्वारा पेश किया गया है। इसके बाद जब स्थायी समितियां बजट पर गहन चर्चा कर लेती हैं और अपनी रिपोर्ट दे देती हैं संसद के समक्ष, उसके बाद संसद में विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। विनियोग विधेयक उसको कहते हैं जिसके माध्यम से सरकार को धन खर्च करने की इजाजत दी जाती। जब तक ये विधेयक पास नहीं होता, एप्रोप्रिएशन बिल, तब तक सरकार को सरकारी खजाने से धन खर्च करने की इजाजत नहीं मिलती। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विधेयक है संसद में बजट पर चर्चा के दौरान जिसे पारित किया जाता है, वो है वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक जहां सरकारी धन के खर्च की इजाजत देता है, वहीं वित्त विधेयक इस बात पर विचार करता है कि खर्च करने के लिए धन आएगा कहां से। यानी साधारण शब्दों में वित्त विधेयक में कर प्रस्ताव होते हैं कि आगामी वर्ष में कहां-कहां टैक्स वसूला जाएगा, कितना वसूला जाएगा, कैसे वसूला जाएगा, ताकि सरकारी खजाना भर सके, और सरकारी खजाना भरने पर ही उसके खर्च का औचित्य भी बनता है। तो इस तरीके से विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक ये दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें संसद पास करती है बजट पर चर्चा के बाद। अनुदान की मांगों पर मतदान हो जाने के बाद इन दो विधेयकों पर भी मतदान होता है, और जब ये दो विधेयक पास हो जाते हैं, तभी सरकार को धन खर्च करने की इजाजत मिलती है और कर उगाहने की भी इजाजत मिलती है। इस दौरान संसद बजट प्रस्तावों में कटौती तो कर सकती है, यानी जिन मदों में वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट के माध्यम से मांग की गई है धन की, कि इतना धन आगामी वर्ष में इन इन मदों में खर्च किया जाना है, शिक्षा में इतना खर्च किया जाना है, रक्षा में इतना खर्च किया जाना है, रोजगार सृजन के लिए इतना खर्च किया जाना है, मानव संसाधन के
विकास के लिए इतना खर्च किया जाना है, स्वास्थ्य के लिए इतना खर्च किया जाना है। इन प्रस्तावों में संसद कटौती तो कर सकती है, यानी जहां कहीं उसे लगता है कि ज्यादा धन की डिमांड कर ली गई है, वहां पर वो उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकती है कि इतने धन से भी काम चलाया जा सकता है, बहुत ज्यादा धन की जरूरत इस मद में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद किसी भी मद में धन की वृद्धि का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। मसलन अगर शिक्षा में 6% आवंटित धन है कुल जीडीपी का, तो वहां पर संसद ये तो कर सकती है कि उसे कटौती करके 5% तक सीमित कर दे, लेकिन वो ये नहीं कर सकती कि 6% के बजाय 7%, 8% कर दे। आमतौर पर बजट पेश होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा और पास भी हो जाता है वित्त मंत्रालय की इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि अन्य सभी प्रस्तावों की तरह बजट प्रस्ताव पारित होने के लिए भी संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है और ये बहुमत हमेशा सरकार के साथ होता है। यानी संसदीय सरकार के निर्माण की प्रक्रिया से यदि आप परिचित हैं, तो आप जानते हैं कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, आम चुनाव के बाद आधे से ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त होती हैं, उसी का प्रधानमंत्री बनता है, उसी का मंत्रालय बनता है। और यही वजह है कि यदि सरकार को संसद में बहुमत प्राप्त है, यानी बहुमत प्राप्त दल की सरकार है, तो उसके द्वारा पेश किया गया बजट भी उसके इच्छानुसार ही पारित हो जाता है। तो ये सारी बातें सिद्धांत रूप में है कि बजट पर सामान्य चर्चा होगी, बजट पर गहन चर्चा समितियों के माध्यम से की जाएगी, विनियोग और वित्त विधेयक संसद के द्वारा पास किया जाएगा। लेकिन व्यवहारतः हम ये देखते हैं, अब तक का अनुभव ये बताता है कि सारे बजट बिना गहन चर्चा के ही पास हो जाते हैं। शर्त ये है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो अगर संसद कोई कटौती प्रस्ताव पेश भी करती है, तो भी उसका पास होना मुश्किल होता है अगर लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त है तो। और कई बार बजट प्रस्ताव झटके में पास हो जाते हैं, जिसको गिलोटिन कहते हैं। एक झटके में ही पास हो जाते हैं, ध्वनि मत से पास कर दिए जाते हैं ज्यादातर प्रस्ताव। लोकसभा में पास होने के बाद वो प्रस्ताव राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा को इस संबंध में सीमित अधिकार ही प्राप्त हैं। जैसा आपने पिछली क्लास में भी देखा था कि राज्यसभा केवल 14 दिनों तक बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर सकती है और 14 दिन के भीतर अगर उसने बजट प्रस्ताव संसद को लोकसभा को वापस नहीं किया, तो उस स्थिति में लोकसभा अकेले ही बजट प्रस्तावों को पास कर देती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वो बजट का रूप प्राप्त कर लेता है। बजट पारित हो जाता है, सरकार को धन खर्च करने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टर्म आता है लेखानुदान। संसद लेखानुदान को भी स्वीकृति प्रदान करती है। लेखानुदान क्या है? कुछ समय के लिए संसद सरकार को धन खर्च करने की इजाजत देती है, तब तक के लिए जब तक बजट प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकार न कर लिए जाए। आप सब ये जानते हैं कि फरवरी महीने से शुरू होकर बजट सत्र कभी मार्च तक और कभी अप्रैल तक चलता रहता है। बजट पर चर्चा लंबी खींच सकती है और उस स्थिति में सरकार को धन खर्च करने की इजाजत लेखानुदान ग्रांट्स इन एड के माध्यम से दी जाती है। हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को अगले वर्ष वो समाप्त होता है। तो मान लीजिए 1 अप्रैल तक अगर बजट प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिलती है संसद की, तो उस स्थिति में अप्रैल के लिए, मई के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए संसद लेखानुदान स्वीकृत करती है। यानी सरकारी खजाने में से
कुछ समय के लिए धन खर्च करने की इजाजत सरकार को संसद के द्वारा दी जाती है, जिसको लेखानुदान कहते हैं। और बाद में जब बजट पास हो जाता है, तो इस खर्च किए गए धन को उस वित्तीय वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है। इसको लेखानुदान कहते हैं। अब संसद द्वारा जब बजट पास कर दिया जाता है, तो ये बजट निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण पूरा हो जाता है और फिर तीसरा चरण प्रारंभ होता है बजट के क्रियान्वयन का। यानी जिन जिन विभागों ने धन की डिमांड की थी विभिन्न मदों के अनुसार, उन विभागों को धन आवंटित किया जाता है। लेकिन यहाँ भी वित्त मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। वित्त मंत्रालय एक बार फिर से विचार करके ही धन रिलीज करता है कि क्या मांग औचित्यपूर्ण है, व्यय की मांग औचित्यपूर्ण है या नहीं, क्या इससे कम में भी काम चलाया जा सकता है या नहीं, पिछले वर्ष क्या इस धन के अभाव में काम किया गया था तो कैसे किया गया था, नए खर्च की जरूरत क्या पड़ गई, एक बार फिर से विचार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा धन को रिलीज करने से पहले। हालांकि वित्त मंत्रालय का ये नियंत्रण लोक कल्याणकारी राज्य में बहुत वांछित नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए हर विभाग में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए हर विभाग को कि वो अपनी सुविधानुसार अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी कार्यों को सही तरीके से समय के अंतर्गत पूर्ण करने के लिए उसको वित्तीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा नियंत्रण उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्रालय चूंकि बजट पेश करता है और सरकारी धन के खर्च और उगाही की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है, लिहाजा वो अपने तरीके से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है। अब ये जो बजट का क्रियान्वयन होता है, हर विभाग को कैसे धन खर्च करने की इजाजत मिलती है, इसके लिए हमारे देश में कोषागार की व्यवस्था है। पूरे देश में नाना स्तरों पर कोषागार हैं, उप कोषागार हैं, जिन कोषागार के माध्यम से ही धन खर्च किया जाता है। और इसके लिए एक हर विभाग में, हर संगठन में एक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है, जिसके हस्ताक्षर से उस विभाग के सारे धन खर्च किए जाते हैं। जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है, जिसको खर्च करने का अधिकार दिया जाता है, कानून द्वारा वो अधिकृत है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके विभाग में जो कुछ भी धन उसके हस्ताक्षर से खर्च हो रहा है, वो धन नियमानुसार खर्च हो, प्रक्रिया को फॉलो करते हुए खर्च हो, ये उसकी जिम्मेदारी है। और जितना धन बजट के अंतर्गत आवंटित किया गया है, उस सीमा में रहते हुए ही धन खर्च किया जाए, ये देखना उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। अब जब धन खर्च हो जाता है, तब भी बजट निर्माण प्रक्रिया चलती रहती है, बजट क्रियान्वयन का कार्य चलता रहता है। और जो तीसरा स्तर है या अगला स्तर है, वो है लेखांकन और लेखा परीक्षण का। और ये स्तर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि लेखांकन और लेखा परीक्षण होता क्या है और इसका क्या रोल होता है बजट को क्रियान्वित करने में या बजट प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में, या यूं कहे कि सार्वजनिक धन पर एक तरीके से निगाह बनाए रखने की दृष्टि से लेखा परीक्षण का विशेष महत्व होता है। लेखांकन और लेखा परीक्षण ये दो कार्य हैं, दो अलग अलग कार्य हैं। हालांकि लंबे समय तक हमारे देश में ये दोनों कार्य एक ही विभाग के द्वारा किए जाते थे, एक ही प्राधिकारी के द्वारा किए जाते थे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय जिसे हम कहते हैं। लेखांकन और लेखा परीक्षण क्या है? लेखांकन का मतलब है कि जो कुछ भी सरकारी धन खर्च हो रहा है, जिस भी विभाग के द्वारा धन खर्च किया जा रहा है, उसका लेखा अंकन किया जाए।
यानी उसका रिकॉर्ड रखा जाए। रिकॉर्ड किस बात का? कि धन को खर्च करने में मदवार जिस धन को खर्च किया गया, वो कैसे खर्च किया गया, कब खर्च किया गया, कानून उसकी इजाजत दे रहा था या नहीं, उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित थी, इन सारे कार्यों का ब्यौरा रखने को लेखांकन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके कॉलेज के द्वारा विभिन्न मदों पर खर्च किया जाता है, तो लेखांकन के अंतर्गत उस सारे खर्च का ब्यौरा रखा जाता है कि फर्नीचर पर कितना धन खर्च किया गया, पुस्तकालय में पुस्तकों पर कितना धन खर्च किया गया, और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको मेंटेन करने में कितना खर्च किया गया, कितना कार्मिकों की सैलरी देने में धन खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया और कैसे खर्च किया गया, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कॉलेज ने फर्नीचर खरीदा तो कितने का फर्नीचर खरीदा, कितनी धनराशि थी और कैसे खरीदा, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया, क्या उसके लिए बाजार दर ज्ञात की, उसके लिए कोई निविदा सूचना दी जिसके माध्यम से ये जाना गया कि फर्नीचर्स का रेट क्या है बाजार में, और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फर्नीचर किस फर्म के द्वारा दिया गया, क्या उसी फर्म से खरीदा गया या अधिक दाम में किसी और फर्म से खरीदा गया। ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। पुस्तकें खरीदी गई तो किस पब्लिशर से खरीदी गई, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो की गई, क्या पहले पुस्तकों की कोई सूची तैयार की गई, उस सूची के अनुसार ही पुस्तकों का क्रय किया गया, जो पुस्तकों पर छूट का नियम है क्या उस नियम का पालन किया गया। ऐसा नहीं कि सारे ऑर्डर किसी एक ही प्रकाशक को दे दिए गए, या फिर वास्तव में बाजार दर ज्ञात करते हुए अच्छी पुस्तकों को कम दरों में खरीदा गया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी खरीद की जो प्रक्रिया होती है वो कानून के अनुसार निश्चित की जाती है, और उस प्रक्रिया का लेखांकन करना एक आवश्यकता होती है, उसका रिकॉर्ड रखना एक आवश्यकता होती है। यानी वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना ही लेखांकन है। अब ये लेखांकन क्यों जरूरी है? क्योंकि नीतियां या कार्यक्रम या योजनाएं हमेशा बनती रहती हैं, भविष्य में भी बनेंगी। तो उस मद से संबंधित जो भी भावी नीति निर्धारित की जाएगी या धन की डिमांड की जाएगी, आगामी वर्ष में जो भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे या जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, उनको बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि हम पिछला रिकॉर्ड देखें कि पिछले वर्ष इस मद पर कितना और कैसे धन खर्च किया गया था। तो जब रिकॉर्ड होगा तभी तो हम देख पाएंगे और तभी योजनाएं बन सकेंगी। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना, लेखांकन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ लेखांकन से वित्तीय स्थिति भी स्पष्ट होती है कि सरकार के पास कितना धन पिछले साल था, इस वर्ष कितना धन है। ये पिछला रिकॉर्ड देखकर ही ज्ञात किया जा सकता है, और जब वित्तीय स्थिति क्लियर होगी तभी आगामी वर्ष का बजट प्रावधान निर्धारित किया जा सकता है, व्यय की मदें निर्धारित की जा सकती है, अनुदान की मांगों को तैयार किया जा सकता है। तो दूसरा पर्पस ये है लेखांकन का, यानी वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रिकॉर्ड रखने का। तीसरी बात यह है कि अगर रिकॉर्ड रखा जाता है तो वित्तीय लेन देन में एक तरीके की पारदर्शिता रहती। हमने क्या, कैसे, कब और कितना खरीदा, इसका अगर रिकॉर्ड रहता है तो उस रिकॉर्ड को कोई भी कभी भी देख सकता है, आगामी योजनाएं बनाने, नीतियां बनाने, या आजकल चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है, ऐसी स्थिति में किसी आम नागरिक के द्वारा भी ये डिमांड की जा सकती है कि उसे
अमुक मद का के खर्च का ब्यौरा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड होगा, तभी पारदर्शिता आ पाएगी, तभी सूचनाओं को प्रेषित किया जाना संभव हो पाएगा। इस दृष्टि से लेखांकन का बहुत महत्व है, यानी वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेखांकन किया जाएगा, तभी उसकी जांच भी की जा सकती है, और ये जांच का कार्य लेखा परीक्षण के दायरे में आता है। लेखा परीक्षण क्या है? कि सरकार के विभिन्न विभागों ने वित्तीय वर्ष में धन खर्च कर लिया अपनी डिमांड के अनुसार और बजट में स्वीकृत धनराशि के अनुसार। उसके बाद इस बात की जांच की जाती है कि जो धन खर्च किया गया विभिन्न विभागों के द्वारा, केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकार के विभागों के द्वारा, वो धन क्या नियमानुसार खर्च किया गया या कहीं नियमों में ढील दी गई। दूसरी बात, संसद ने बजट की स्वीकृति के साथ जिस मद के लिए जितना धन स्वीकृत किया था, क्या उस सीमा को ध्यान में रखा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि 6% की धनराशि अगर शिक्षा के मद में संसद के द्वारा बजट में स्वीकार की गई, तो कहीं 7% तो नहीं खर्च कर दिया गया, या शिक्षा के अंदर भी फर्नीचर के लिए, पुस्तकों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वेतन के लिए, भत्तों के लिए जितनी जितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी, क्या उस दायरे में रहकर ही धन खर्च किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा के जो विभिन्न उपमद है, फर्नीचर के लिए धनराशि आई उसे पुस्तकालय में खर्च कर दिया गया, या पुस्तकालय के लिए जो धनराशि आई उसे बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिया गया। यदि ऐसा किया गया तो ये वित्तीय अनियमितता मानी जाती है। यानी विभिन्न विभागों को धन खर्च करने की इजाजत मदवार ही मिलती है, क्योंकि संसद ने भी बजट को स्वीकार किया था अनुदान मांगों को मदवार स्वीकृति प्रदान करके। तो मद से इधर उधर खर्च नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये वित्तीय अनियमितता मानी जाती है। और लेखा परीक्षण के दौरान यही देखा जाता है कि क्या ऐसी वित्तीय अनियमितता हुई है क्या किसी विभाग में। अगर हुई है तो उसे सामने लाया जाता है और ये जांचने की कोशिश की जाती है कि धन नियम के अनुसार खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। जो प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित है धन को खर्च करने की, उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, कहीं उसकी उपेक्षा तो नहीं की गई है। ये सारी बातें लेखा परीक्षण के दौरान देखी जाती। लेखा परीक्षण वास्तव में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने का और धन के दुरुपयोग को रोकने का एक प्रभावशाली माध्यम है। अगर धन खर्च हो गया, उसकी जांच नहीं की गई, तो सरकारी विभाग लापरवाह हो जाएंगे। वो ना तो रिकॉर्ड रखेंगे, न ही उसमें पारदर्शिता मेंटेन करेंगे, और न ही नियमों और प्रक्रियाओं का ध्यान रखेंगे। चूंकि उन्हें मालूम है कि उनके द्वारा खर्च किए गए धन की जांच होगी, हर वर्ष के अंत में ऑडिट होगा, इसलिए वो शुरू से ही अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते चलते हैं, नियमों का पालन करते चलते हैं, प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं। तो लेखा परीक्षण का महत्व वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, वित्त पर नियंत्रण बनाए रखना और सरकारी कामकाज में एक नियमितता लाना है। अगर कहीं अनियमितता आती है तो उसे प्रकाश में लाना है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितता से बचा जा सके। तो सार्वजनिक धन चूंकि जनता का धन है, जनता के टैक्स से कलेक्ट किया गया है, सार्वजनिक कोषों की भरपाई जनता से उगाहे गए करों के माध्यम से होती है, इसलिए उस पर नियंत्रण भी बनाए रखना जरूरी होता है। और ये नियंत्रण लेखा परीक्षण के माध्यम से विशेष रूप से संभव हो पाता है हर देश में। और चूंकि लेखा परीक्षण का कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए कोशिश ये की जाती है हर देश में कि लेखा परीक्षण विभाग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाए।
क्योंकि वो स्वतंत्र रहेगा, तभी स्वतंत्रतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक लेखों की जांच कर सकेगा। अन्यथा अगर उस पर कार्यपालिका का या किसी का भी नियंत्रण होगा, तो हो सकता है वो उनके फेवर में अपनी रिपोर्ट दे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के द्वारा जब लेखा परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाता है, तो फाइनली उसकी रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है और संसद में इस बात का खुलासा होता है कि किस विभाग में कौन सी अनियमितता पाई गई। हमारे देश में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कार्यालय के द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे घोटालों को सामने लाया गया, वित्तीय घोटालों को सामने लाया गया, चाहे वो मुद्रा कांड हो, जीवन बीमा से रिलेटेड जो कांड हो, या वो फोर्स कांड हो, या 2G स्पेक्ट्रम हो। ये सारे प्रकाश में आए लेखा परीक्षण के माध्यम से ही। तो लेखा परीक्षण का ये महत्व है बजट के क्रियान्वयन में और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में, सरकारी कामकाज में नियमितता लाने में, वित्तीय नियमितता लाने में लेखा परीक्षण का विशेष महत्व है। अब ये लेखा परीक्षण भारत में कैसे शुरू हुआ, उसकी क्या स्थिति है, क्या लेखांकन और लेखा परीक्षण अलग-अलग है या एक साथ काम करते हैं एक ही विभाग के अंतर्गत, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी आपने जाना भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया के 3 चरणों के विषय। इस संबंध में यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो उसका समाधान कर सकते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा है बेटे? अब तक जो बताया गया बजट निर्माण प्रक्रिया के विषय में, अगर उसमें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है अभी? निहारिका, शीतल, आकांक्षा, सेजल? तो फिर ठीक है, आज की मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। कल फिर हमारी क्लास होगी इसी समय।